नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YD क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे रासायनिक समीकरण के बारे में। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे कि एक रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है। यानी आज का हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण लिखने के चरण, स्टेप्स, कि किस प्रकार एक रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है, ये हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं अभिकारक। कल हमने ये पढ़ा था। और जो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम से बनने वाले पदार्थ होते हैं वो होते हैं उत्पाद। तो हमेशा याद रखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जो अभिकारक पदार्थ है, रासायनिक समीकरण को लिखते समय अभिकारक पदार्थ को तो बाईं ओर, अभिकारक कहां लिखेंगे? बाईं ओर। और जो उत्पाद है अभिकारक से उत्पाद की ओर, ये लिखेंगे हम, उत्पाद लिखेंगे इधर, उत्पाद दाईं ओर। कि अभिकारक से उत्पाद। ठीक है, यानी कि आप अभिकारक लिखोगे पहले और फिर तीर का निशान जो है वो उत्पाद की तरफ करके फिर लिखोगे उत्पाद। सबसे पहला तरीका होता है ये, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2। यदि अभिकारक या उत्पाद में से कोई भी एक या दोनों ही एक से ज्यादा है, संख्या में एक से क्या है, ज्यादा पदार्थ है, तो हम उनके बीच में प्लस का निशान यूज करते हैं। यानी अभिकारक अथवा उत्पाद एक से अधिक होने की स्थिति में उनके मध्य प्लस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए एक अभिक्रिया है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए अभिकारक क्या है, एक से अधिक है। अभिकारक एक से अधिक है तो इनके बीच में क्या लगा दिया हमने, प्लस। और उत्पाद एक है तो कोई बात नहीं, एक ही रहने दीजिए, इसमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दोनों और हो, जैसे कि HCl प्लस NaOH, तो देखिए एक से अधिक अभिकारक हो गए और उत्पाद भी एक से अधिक बन रहे हैं। यहां उत्पाद यहां क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। देखिए अभिकारक और उत्पाद एक से अधिक होने पर उनके बीच में क्या होता है, प्लस का निशान या एडिशन जो साइन है वो आ जाता है। तो ये हमने पढ़ा किस प्रकार हम अभिकारक व उत्पाद एक से अधिक होने की स्थिति में उनके बीच में प्लस लगाते हैं, अभिकारक को बाईं ओर उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 या तीसरा चरण जो है वो क्या होता है। अब बात करते हैं हम तीसरे चरण की। तीसरे चरण की बात करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं कि 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो रासायनिक संयोजन के नियमों का पालन करती है। और रासायनिक संयोजन के 2 नियम होते हैं, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा होता है स्थिर अनुपात का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, देखिए स्थिर अनुपात का नियम है वो तो यौगिक के निर्माण के दौरान लागू हो जाता है, तो वो हम पदार्थ के अंदर यौगिक बनाते हैं वहां पूरा हो जाता है। लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें द्रव्यमान की न तो क्षति होती है और न ही सृजन होता है, यानी न तो द्रव्यमान बनता है और न ही द्रव्यमान नष्ट होता है। मान लीजिए आपने 100 ग्राम कोई अभिकारक लिए
उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी मैंने 50 ग्राम लिया, ठीक है, ये भी मैंने 50 ग्राम लिया और ये भी मैंने 50 ग्राम लिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों मैंने 50-50 ग्राम लिए, तो मुझे जो उत्पाद मिलेंगे ना, यानी इन दोनों का जो टोटल वेट है वो कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। टोटल जो द्रव्यमान है वो कितना हो गया, 100 ग्राम। माफ कीजिए, मैंने वेट वर्ड यूज किया, ये द्रव्यमान नहीं है, ये टोटल द्रव्यमान कितना हो गया, 100 ग्राम। तो हमारा जो उत्पाद बनेगा उसका भी टोटल जो द्रव्यमान है वो कितना होगा, 100 ग्राम ही होगा, न तो इससे अधिक और न ही इससे कम। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आगे हम इसमें लिखेंगे कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 क्या है कि सभी रासायनिक अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। अतः जो द्रव्यमान अभिकारक का हो वही द्रव्यमान उत्पाद का भी होना चाहिए, उत्पाद का भी होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो द्रव्यमान अभिकारक का है यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का हो वही द्रव्यमान उत्पाद का भी होना चाहिए। इसीलिए अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब देखिए, इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। और संतुलित कैसे करेंगे वो हम आगे स्टेप में पढ़ेंगे। तो अगला स्टेप क्या है, नंबर 4 स्टेप मैं ऊपर लिखता हूं। अब देखिए, नंबर 4 जो स्टेप है वो इसी से रिलेटेड है, नंबर 3 स्टेप है इसी से रिलेटेड है। क्या है कि नंबर 4 स्टेप में हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को बराबर किया जाता है, बराबर किया जाता है। ऐसा हम दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या को घटा या बढ़ाकर कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की यह विधि हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। ये क्या कह रहा है
देखिए नंबर 4 स्टेप में मैंने आपको जो जितनी बात थी वो पूरी समझा दी है। अब इसको हम करके देखेंगे कैसे करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित। मैंने क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को बराबर किया जाता है। देखिए अगर दोनों और परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो हम जानते हैं कि हर एक तत्व का जो परमाणु होता है उसका द्रव्यमान निश्चित होता है, और अगर अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होगी तो जाहिर सी बात है उनका द्रव्यमान भी समान हो जाएगा। फिर बात करते हैं, इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें अभिकारक और उत्पाद में जो उपस्थित परमाणु है ना उनकी संख्या को समान करना है। अब ऐसा करेंगे कैसे, ऐसा करने के लिए दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या को घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है, यानी दोनों ओर रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद में जो यौगिक है या जो अणु है उनके सूत्रों को, उनके रासायनिक सूत्रों को किसी पूर्णांक संख्या से गुणा किया जाता है। इससे या तो परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन परमाणुओं की संख्या को घटा या बढ़ाकर हम क्या करते हैं, उनको संतुलित करते हैं, बराबर करते हैं। कैसे करेंगे ये अभी हम सीखेंगे। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो ये विधि है जो हम अभी करेंगे उसे कहा जाता है हिट एंड ट्रायल विधि। अब बिना कोई इंतजार के एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि ऐसा करते कैसे हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। जैसे मेरे पास एक उदाहरण है, मेरे पास एक उदाहरण ये है, देखिए उदाहरण है, देखिए Mg प्लस O2 और इससे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg, देखिए जब मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब यहां देखिए ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, 2 है। आप जितने भी क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें आपको जो परमाणु दिखाई दे रहे हैं जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है उनको अलग से लिख लीजिए। ये यहां मैंने मैग्नीशियम लिख दिया और यहां लिख दिया ऑक्सीजन। अब देखिए यहां कितने मैग्नीशियम के परमाणु है, अभिकारक में केवल 1 परमाणु है, उत्पाद में भी कितना है, 1 ही परमाणु है। ठीक है, यहां क्या लिख लीजिए, रिएक्टेंट यानी अभिकारक में कितने परमाणु है, और यहां लिख लीजिए कि प्रोडक्ट यानी उत्पाद में कितने परमाणु है। आपने लिख लिया। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन अभिकारक में कितने हैं, 2 परमाणु है, जबकि उत्पाद में कितना है, केवल 1 परमाणु है। अब क्या कीजिए, अब यहां देखिए कि क्या करने से ये ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम तो संतुलित है। अब ऑक्सीजन क्या करने से संतुलित हो जाएगा, देखिए अगर मैं यहां 2 से गुणा कर देता हूं, 2 से गुणा कर देता हूं तो ये ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगी। तो देखिए अगले स्टेप में मैंने क्या किया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब अभिकारक पर सॉरी उत्पाद में है, ये उत्पाद में जो ऑक्सीजन है यहां इसके पास ऑक्सीजन, इस पूरे को 2 से गुणा करेंगे 2MgO। लेकिन अब एक और गड़बड़ होगी, हमने ऑक्सीजन को संतुलित तो कर दिया लेकिन ये मैग्नीशियम गड़बड़ा गया। अब मैग्नीशियम कितना हो गया, उत्पाद में 2 हो गया जबकि अभिकारक में कितना है, 1 है। इसको दोबारा 2 करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहां दोबारा भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो फिर अगला स्टेप क्या आ जाएगा, 2Mg प्लस O2 और इससे बन गया 2MgO। देखिए रिएक्टेंट में 2 से गुणा करना है तो प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। अब रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कहां है, ये अकेला है, तो आपने इसको 2 से गुणा कर दिया। अब जैसे ही आपने 2 से गुणा किया, अब तुलना कर लीजिए, 2 अणु मैग्नीशियम, 2 परमाणु मैग्नीशियम के, इधर भी 2 परमाणु मैग्नीशियम के, इधर भी 2 परमाणु ऑक्सीजन के, इधर भी 2 परमाणु ऑक्सीजन के। ध्यान दीजिए ये जो 2 है ना, ये इस पूरे का है, यानी ये 2 मैग्नीशियम का भी है और ये 2 ऑक्सीजन का भी है। हम जो भी संख्या अपनी तरफ से ऐड करेंगे समीकरण को संतुलित करने के लिए, वो उस पूरे के पूरे जो यौगिक है उस पे अप्लाई होगी है, यानी हम पूरे के पूरे रासायनिक सूत्र को गुणा करेंगे, न कि किसी एक सूत्र के साथ कोई छेड़खानी करेंगे। हम तो इस पूरे सूत्र को, ये जो पूरा यौगिक था ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम गुणा करेंगे। अब एक और अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। अब ये एक और एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल है, ये सेकेंड एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण लेते हैं और इसको संतुलित करना सीखते हैं कि इसको संतुलित कैसे करेंगे। ये आपकी बुक से एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ क्या है, प्रोपेन का दहन करवाने पर यानी प्रोपेन की ऑक्सीजन से क्रिया करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। हमारे आरबीएससी बोर्ड के सिलेबस में ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए। तो हम 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम आराम से समझ जाएंगे।
तो हमने क्या पढ़ा है कि प्रोपेन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जल देता है। तो आप वही तरीका, सबसे पहले यहाँ जितने भी परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी परमाणु है उनको सबसे ऊपर लिखना है, फिर हाइड्रोजन और सबसे अंत में ऑक्सीजन, इनको लिखना है। अब इनकी संख्या को लिख दीजिए। अभिकारक में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, जबकि उत्पाद में केवल 1 कार्बन है। अभिकारक में कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है, जबकि उत्पाद में केवल 2 हाइड्रोजन है। अभिकारक में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, लेकिन उत्पाद में कितने हैं? 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। उत्पाद में कितने हैं? 2 + 1 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। गौर से देखिए कि 2 + 1 3 ऑक्सीजन है। अब क्या कीजिए, सबसे ज्यादा संख्या में जिसके परमाणु हैं हाइड्रोजन के हैं, उसको पहले संतुलित कीजिए। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसको मतलब उत्पाद में जहां हाइड्रोजन है यहां है, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो करिए। तो अगला स्टेप जो आ जाएगा C3H8 प्लस ऑक्सीजन और इससे बना CO2 प्लस 4H2O, ठीक है। अब देखिए 4 2 8, हाइड्रोजन इधर भी 8 है, हाइड्रोजन इधर भी 8 है, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 ही है, लेकिन इधर कितना हो गया? 2 और 4 6, 2 ये रहा और 4 ये 6, यानी अब ऑक्सीजन इधर कितना हो गया? 2 + 4 6 हो गया, ठीक है। 6 हो गया। अब बात करते हैं, या तो आप ऑक्सीजन को संतुलित कीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा परमाणु इसके हैं, या फिर आप कार्बन को संतुलित कीजिए। तो अगर हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं, अगर हम ऑक्सीजन को संतुलित करें तो हमारे पास यहां कितना देना पड़ेगा हमें? मान लीजिए ये 2 और 4 6 और इधर, तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। कर दिया हमने। C3H8 प्लस 3O2 और इससे बना CO2 प्लस 4H2O, यही हुआ। अब देखिए क्या ऑक्सीजन संतुलित है? देखिए 2 और 4 6, 3 2 6, हाइड्रोजन संतुलित है, 4 2 8। अब बचा कौन? केवल कार्बन। कार्बन को संतुलित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप 3 से गुणा कर दीजिए, यानी इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए प्रोडक्ट वाले स्टेप में ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, प्रोडक्ट वाले स्टेप में आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। करिए। C3H8 प्लस 3O2 और यहां आपने कर दिया 3CO2 प्लस 4H2O। अब यहां एक गड़बड़ हो गई है। यहां क्या हुआ कि जैसे ही आपने कार्बन को संतुलित किया तो कार्बन तो संतुलित हो गया, ये देखिए 3 कार्बन, हाइड्रोजन भी संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन बिगड़ गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? बिगड़ गया। कैसे? 3 2 6 ऑक्सीजन तो ये रहे और 4 ये रहे, यानी उत्पाद में 6 और 4 कितने हो गए? अब 10 ऑक्सीजन हो गए। तो भाई अब क्या करें? अगर हम इस 3 को 3 की जगह 5 से गुणा कर दें तो क्या हमारा सही ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो यानी अब 3 की जगह हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। तो अगले स्टेप में आइए, क्या? C3H8 प्लस 5O2 और ये 3CO2 प्लस 4H2O। अब आप तुलना कर लीजिए। देखिए कार्बन 3, इधर भी 3 कार्बन। ऑक्सीजन की बात करें, 5 2 10 ऑक्सीजन, 3 2 6 और 4 10 ऑक्सीजन। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इधर 8 है, 4 2 8, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 8 ही है। तो ये जो हमारी फाइनल इक्वेशन आई है, ये क्या है? हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इस प्रकार आप अनुमान लगाकर, यानी अपना अनुमान लगाकर संख्याओं से गुणा करके आप क्या कर सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण जो होती है, माफ कीजिएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं हमने ये सीखा। एक और अंतिम उदाहरण लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि आगे क्या करना है। देखिए अब हम एक और केमिकल इक्वेशन लेते हैं, रासायनिक समीकरण लेते हैं और उसको संतुलित करते हैं कि कैसे इसको संतुलित किया जा सकता है। देखिए एक रासायनिक समीकरण है Fe प्लस H2O, Fe3O4, H2 इससे प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसमें कौन से एटम है? Fe आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। Fe रिएक्टेंट में कितने हैं एटम है इसके? 1 है। प्रोडक्ट में 3 एटम है।
हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में कितने एटम है? 2 एटम है, जबकि प्रोडक्ट में भी 2 ही एटम है। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 1 एटम है, जबकि प्रोडक्ट में 4 एटम है। ये हमारे एटम की कैलकुलेशन हुई। अब देखिए हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, लेकिन सबसे ज्यादा परमाणु जो है या एटम जो है वो ऑक्सीजन के हैं। इसको पहले संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन में क्या है? प्रोडक्ट में 4 है और रिएक्टेंट में केवल 1 है। रिएक्टेंट में केवल 1, प्रोडक्ट में 4, तो इसको हम 4 से गुणा कर देंगे। यानी रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन वाला स्टेप है ये, इसको 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा अगला स्टेप आ जाएगा Fe प्लस 4H2O और इससे बना Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो गड़बड़ा गया। कैसे? हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गया, यानी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए, जबकि प्रोडक्ट में अभी भी 2 है। तो प्रोडक्ट में आप बराबर करने के लिए इसको किससे गुणा कर दो? 4 से गुणा कर दो। तो हमने इसको 4 से गुणा करेंगे तो अगला स्टेप क्या आएगा? Fe प्लस 4H2O इससे बना Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखिए क्या हाइड्रोजन बराबर है? बिल्कुल, 4 2 8 और इधर भी हाइड्रोजन 8। क्या ऑक्सीजन बराबर है? 4 ऑक्सीजन बराबर है। बचा कौन? आयरन या लोहा। तो अब देखिए इसको यहाँ पे अगर हम 3 से गुणा कर दें तो जितने रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में हो जाएंगे। यानी अगला स्टेप क्या होगा? 3Fe, रिएक्टेंट में आयरन को 3 से गुणा प्लस 4H2O इससे बन गया Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखिए इस रासायनिक समीकरण में 3Fe Fe3 यानी आयरन के एटम बराबर है। ऑक्सीजन की बात करें तो 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन बराबर है। हाइड्रोजन 4 2 8, हाइड्रोजन 4 2 8 बराबर है। इसका मतलब ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण आ चुकी है। ये क्या आ गई? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये हमने सीखा कि रासायनिक समीकरण जो होती है उनको संतुलित किस प्रकार करते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप की कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का जो चौथा चरण है वो पांचवा चरण जो है वो क्या होता है। जो फिफ्थ स्टेप है, पांचवा चरण क्या है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें आपको भौतिक अवस्था, पदार्थ जो आप उसमें रासायनिक अभिक्रिया में काम में ले रहे हो उनकी भौतिक अवस्था का आपको ज्ञान है और आप उन्हें रासायनिक समीकरण में दर्शाना चाहते हो तो आप उनको रासायनिक समीकरण में दर्शा सकते हो। रासायनिक समीकरण में आप भौतिक अवस्थाओं को दर्शा सकते हो। तो आप इसमें लिख सकते हो रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पादों की भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए हम निम्न चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई अभिकारक या उत्पाद ठोस अवस्था में है तो आप क्या करोगे? ठोस अवस्था में अगर कोई अभिकारक या उत्पाद है तो उसके साथ में ब्रैकेट में आप S लिख दोगे। S मतलब इसका क्या है? सॉलिड। S से हमारा मतलब क्या है? सॉलिड। फिर बात करते हैं अगर अभिकारक या उत्पाद द्रव अवस्था में है तो हम उसके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? L से मतलब क्या है? लिक्विड। ठीक है। अगर अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में है तो आप उसे गैस लिख के यानी कि ब्रैकेट में डाल दोगे G से मतलब क्या है? गैस। ये गैस। अगर हमारा अभिकारक या उत्पाद जल में घुला हुआ है, जल में घुलित अवस्था में या विलयन बना हुआ उसका जल में, तो आप क्या लिख सकते हो? जलीय विलयन के लिए हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में AQ लिख देंगे। AQ से क्या मतलब है? एक्वेटिक। इसका मतलब उस अभिकारक या उत्पाद का जलीय विलयन प्रयुक्त किया गया है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। तो ये तरीका होता है
किसी भी रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को दर्शाने का। तो रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाएं इस प्रकार दर्शाई जाती है कि अगर ठोस अवस्था है तो उसको ब्रैकेट में डाल के ऐसे लिख देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें, जैसे हमारे पास एक बड़ी साधारण सी रिएक्शन है कि ईंधन का जब दहन होता है तो ईंधन में क्या होता है, कार्बन। अब देखिए, अगर आप लकड़ी को जला रहे हो तो आपको पता है कि ईंधन ठोस अवस्था में है, तो आप कार्बन किस में लिख दोगे, सॉलिड ठोस अवस्था में। प्लस इसकी ऑक्सीजन गैस से क्रिया होती है, और ऑक्सीजन जो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है वो किस में होती है, गैसीय अवस्था में होती है। इसमें आप लिख दोगे गैस। और जो धुआं बन रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वो किस अवस्था में बन रही है, गैसीय स्टेट में या गैसीय अवस्था में बन रही है, उसे आप क्या लिख दोगे, CO2, और यहां लिख दोगे आप गैस। तो इस प्रकार हमने क्या कर दी, जो अभिकारक व उत्पाद है उनकी भौतिक अवस्थाओं को संकेतों के द्वारा प्रदर्शित कर दिया, किसमें, रासायनिक समीकरण में। तो ये हमारा हो गया 5th स्टेप। अब हम बात करते हैं नंबर 6 स्टेप की, कि अगला स्टेप क्या होता है, 6 स्टेप क्या है। अगला स्टेप की बात करते हैं कि छठा चरण क्या होता है, यानी छठे चरण में पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण में और क्या दिखा सकते हैं। तो हम देखिए, रासायनिक समीकरण में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर आप अभिकारक से उत्पाद बनाने के दौरान विशेष ताप दे रहे हो, यानी टेम्परेचर, स्पेशल टेम्परेचर, उष्मा दे रहे हो, या दाब लगा रहे हो, अधिक दाब लगा रहे हो, या किसी उत्प्रेरक का उपयोग कर रहे हो, तो इन सब चीजों को भी रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित किया जा सकता है। इनको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एरो का निशान होता है, तीर का निशान, उसके ऊपर हम ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को दर्शा सकते हैं। तो हम अगला स्टेप क्या लिखेंगे, नंबर 6 स्टेप, कि रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त दाब, ताप व उत्प्रेरक आदि को, उत्प्रेरक आदि क्यों लिखा, क्योंकि उत्प्रेरक विष का भी उपयोग होता है, उत्प्रेरक वर्धक का भी उपयोग होता है, तो वो भी आप इसमें सभी इसी पे आएंगे। आदि को तीर के निशान के ऊपर अथवा नीचे, ऊपर नीचे जहां भी आप हो, तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। जैसे नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। इसमें क्या होता है, स्पेशल टेम्परेचर और स्पेशल प्रेशर, और इसके साथ एक उत्प्रेरक का भी उपयोग किया जाता है। तो वो हम लिख सकते हैं कैसे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, अमोनिया गैस बना रहे हैं। यहां Fe जो है वो तो किसकी तरह काम करता है, उत्प्रेरक की तरह। Fe किसकी तरह काम करता है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है। Fe जो तो उत्प्रेरक की तरह काम करता है। और यहां 773 केल्विन, ये क्या है, ये ताप है। और 200 एटीएम, एटीएम क्या होता है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको एटीएम से दर्शाते हैं, वायुमंडलीय दाब, यानी 200 एटीएम मतलब 200 वायुमंडलीय दाब इस अभिक्रिया के दौरान प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हमने इनको क्या कर दिया, हमने इस एरो के ऊपर दर्शा दिया। इस प्रकार आप अन्य जो रासायनिक समीकरण है उनमें भी ये जो ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है, इनको तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शा सकते हो। तो ये हमारा अगला स्टेप। अब हम लास्ट स्टेप की बात करते हैं कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो और उसके दौरान या तो हमें उष्मा प्राप्त हो, यानी या तो उष्मा का निर्माण होता हो, या उष्मा हमें देनी पड़े। जैसे कि देखिए, मान लीजिए आपको टेम्परेचर आपको देना पड़ रहा है, या आपको विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ रही है, या आपको प्रकाश ऊर्जा देनी पड़ रही है, तो फिर उस ऊर्जा को या उस उष्मा को आप कहां दर्शाओगे, कैसे दर्शाओगे। तो उष्मा दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, उसकी हम अगले स्टेप में बात करते हैं। देखिए, तो जो नंबर 7 स्टेप है वो हम लिखते हैं। नंबर 7 स्टेप क्या है, नंबर 7 स्टेप जो है कि उष्माक्षेपी
तथा उष्माशोषी अभिक्रियाओं को समीकरण, रासायनिक समीकरण की बात हो रही है, समीकरण के रूप में दर्शाने के लिए प्लस या माइनस चिन्ह के साथ उष्मा की मात्रा को भी लिखा जा सकता है। सामान्यतः पदार्थ को गर्म करने को या उष्मा देने को डेल्टा चिन्ह द्वारा भी दर्शाते हैं। देखिए कि अगर उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, यानी अगर किसी अभिक्रिया के दौरान उष्मा का निर्माण होता है या उष्मा का निष्कासन होता है या उष्मा हमें मिलती है, तो उस अभिक्रिया को हम उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में तो हमें उष्मा मिलेगी, यानी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया या उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए हमें उष्मा देनी पड़ती है, उन्हें उष्माशोषी अभिक्रिया कहती है। तो उष्मा क्षेपीय उष्माशोषी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए, रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस या माइनस चिन्ह लगाते हैं। उसके साथ मान लो कि हमें जितनी उष्मा देनी पड़ी है, कितने जूल या कितने किलो कैलोरी उष्मा देनी पड़ी है, उस उष्मा की मात्रा को लिखते हैं। और अगर हम सामान्य रूप से पदार्थ को गर्म कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अभिकारक को गर्म कर रहे हैं लेकिन उष्मा की मात्रा नहीं पता आपको कितनी दे रहे हैं, तो आप गर्म करने के लिए जो तीर का निशान है उसके ऊपर ये डेल्टा चिन्ह प्रयोग कर सकते हैं। डेल्टा चिन्ह लगाने का मतलब क्या होगा कि आप उस अभिकारक को गर्म कर रहे हो और उससे उत्पाद का निर्माण हो रहा है। अभिकारक को आप गर्म कर रहे हो और उससे क्या हो रहा है? उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल। तो यही देखिए, ये एग्जाम्पल है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है। तो इसमें क्या होता है? उष्मा का निर्माण होता है। कितनी उष्मा? प्लस 10.5 किलो क्लोरीन पर मोल। इसका मतलब ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। और इसमें नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है तो 21.6 किलो क्लोरीन पर मोल उष्मा का क्या होता है? देना पड़ता है, यानी कि उष्माशोषी अभिक्रिया है ये। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ देखिए हमने गर्म करने के लिए क्या लगा दिया? डेल्टा चिन्ह लगा दिया। इसका मतलब हम गर्म कर रहे हैं। यहाँ हमने उष्मा क्षेपीय उष्माशोषी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए प्लस व माइनस का निशान लगाया और आगे उष्मा की मात्रा को प्रदर्शित कर दिया। तो इस प्रकार हमने ये पढ़ा कि रासायनिक समीकरण लिखने के क्या क्या चरण होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, क्या क्या प्रकार होते हैं, कैसे कैसे उनकी बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें सबसे पहला जो प्रकार आता है वो आता है संयुग्मन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया का। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में दर्शाते हैं, ये हमने पढ़ा। और अब हमें पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो पहला जो प्रकार आता है वो आता है संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया। इसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। इसी का योगात्मक अभिक्रिया भी इसी को कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया या योगज अभिक्रिया भी कहते हैं। ये क्या होती है? देखिए इसकी अगर मैं परिभाषा दूं तो एडिशन मतलब योग,
इसका मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और उससे मिलकर वो एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी एक अकेला उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया कर जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं संयुग्मन अभिक्रियाएं कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, संयुग्मन अभिक्रियाएं कहलाती है। अब देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक है लेकिन उत्पाद क्या बन रहा है, एकल उत्पाद बन रहा है। इसका मतलब अभिकारक जो है ना, उसमें जो उपस्थित पदार्थ हैं उनके मध्य बंधों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, बंधों का निर्माण। तो इसमें आप देख सकते हैं संयुग्मन अभिक्रिया में, संयुग्मन अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य, अभिकारकों के मध्य नए बंधों का निर्माण होता है, नए बंधों का निर्माण होता है, निर्माण होता है। यानी अभिकारक नए बंध बनाएंगे और उससे उत्पाद बनेगा। उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण क्या होंगे, जैसे कोयले या लकड़ी का दहन। बार बार ये रिएक्शन आएगी, मतलब बहुत ही आसान रिएक्शन है, बहुत सारे टॉपिक को समझाने के लिए एग्जाम के अंदर भी बहुत जगह काम आती है ये रिएक्शन। तो आपको याद होनी चाहिए कोयले या लकड़ी का दहन क्या है, कार्बन ठोस अवस्था में प्लस ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया करती है और इससे CO2 का निर्माण होता है। देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक, इन दोनों के मध्य बंध का निर्माण हुआ और इससे कार्बन डाइऑक्साइड एकल उत्पाद बना। तो कैसी अभिक्रिया ये, संयोजन अभिक्रिया है। फिर बात करते हैं मैग्नीशियम फीते का दहन, मैग्नीशियम फीते का दहन, ये क्या होता है। तो बात करें तो इसमें आप लिख सकते हो एथीन का हाइड्रोजनीकरण, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, तो इससे बन जाएगा मीथेन। देखिए एक या एक से अधिक अभिकारक और एकल उत्पाद, तो इसमें ये किसके उदाहरण है, ये सभी संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। तो ये हमने पढ़ी संयोजन अभिक्रिया। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम और अन्य अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।